हेलो गाइस। तो ये जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और जैसे कि आप सबको जिसको नहीं भी मालूम हो, मैंने अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक पूरी सीरीज़ निकाली है जिसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। देखो, पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले पार्ट 1 में क्या आता है भाई? पहले हम देश बनाएंगे, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। फिर हम क्या करेंगे, देश बना लिया है, स्टेट्स बना लिए, फिर हम क्या करेंगे, सिटीजनशिप देंगे। ठीक है ना उनको। फिर हम क्या करेंगे, सिटीजनशिप दे दी, फिर उनको हम देंगे पार्ट 3, यानी कि कुछ राइट्स आपको सिटीजनशिप अगर हमने दे दी है तो आपको हम कुछ राइट्स भी देंगे, तो वही है फंडामेंटल राइट्स। चलो, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फंडामेंटल राइट्स? तो अभी मैंने बताया पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। फंडामेंटल राइट्स कम अंडर विच आर्टिकल? तो भाई 12 से 35 तक आते हैं, अभी जस्ट बताया मैंने। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए, यूएसए से लिया गया था। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स करके एक चीज़ हुआ करती थी। ठीक है, वहीं से वहीं से इंस्पायर होके हमने क्या किया भाई, फंडामेंटल राइट्स अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ड्राफ्ट की। ओके, चलिए। और इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? दैट इज पार्ट 3, ज़रूरी है। और मैग्ना कार्टा ही क्यों, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा 1215 के आसपास का ब्रिटेन की हिस्ट्री। तब आपको पता चलेगा मैग्ना कार्टा एक्चुअल में क्या है। वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो 1215 के आसपास आप गूगल करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी इसकी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे भाई? ओरिजिनली हमारे फंडामेंटल राइट्स थे कितने टाइप के? 7। ठीक है जी। अब कितने हैं, अगर आपसे पूछता है अभी कितने हैं एट प्रेजेंट, तो वहाँ पे अब हैं 6। तो ये भाई एक -1 कहाँ हो गया? तो ये -1 हुआ है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। और ये जो ये आपका जो फंडामेंटल राइट था वो चला कहाँ गया? अब वो हो गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी 300A। ओके, ये जो आर्टिकल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ओरिजिनली कितने थे हमारे पास? 7। चलिए, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। भाई डेफिनेशन किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 12 में मेंशन है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्या बीसीसीआई, जो भी क्रिकेट विकेट देखता है उसने सुना होगा बीसीसीआई, क्या ये स्टेट है? ठीक है, तो ये आपको बताना है, और इस केस का नाम भी बताना है क्या था और कब हुआ था ये केस, इसमें कब डिसीजन लिया गया था। चलो, आर्टिकल 12 में डिफाइन है स्टेट की डेफिनेशन। ओके, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Which article prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth? देखिए, क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 15 और 16, अगर आप इनके कीवर्ड्स देख लोगे तो आपको बहुत इजी होगा। 15 और 16 में दोनों में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। यहाँ एक सिंपल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है कि इनके ग्राउंड्स पे नहीं होगा, और 16 में क्या होगा, ग्राउंड्स लगभग सेम रहेंगे और वहाँ पे बात हो रही होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। मतलब जॉब जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर शब्द दिखता है तो वो आपको आर्टिकल 16 मार्क करके आना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दे रखा है, यहाँ पे कहीं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जैसा शब्द तो है नहीं, यानी कि ये हो गया आर्टिकल 15। ठीक है, 15। चलो, इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखो, अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 16। ठीक है, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट शब्द दिखेगा अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, और उसमें अगर डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ होता हुआ दिखेगा तो वहाँ पे आपको क्या मार्क करके आना है? आर्टिकल 16। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर आर गारंटीड अंडर। ये आर्टिकल है 23।
और ये भाई किस राइट में आते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये किससे? फंडामेंटल राइट्स में जो 6 तरीके के राइट्स हैं उसमें एक ये राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और ये किस आर्टिकल से डील करता है? आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। ठीक है, 23 से लेकर 24। तो ये इसका हो गया ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का जो आंसर होगा वो होगा 23। और क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अब अपन। वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ वॉज ओरिजिनेटेड? देखिए बहुत ईजी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अगर हम 10 और 11 दोनों को साथ में देखते हैं तो ये इन दोनों का मेंशन है कहाँ पर? आर्टिकल 14 में। ठीक है, अब इन दोनों का पूछ लेते हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से? इक्वालिटी बिफोर लॉ प्लस रूल ऑफ लॉ, ये दोनों ही लिए गए ब्रिटेन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, दूसरी चीज, अब इसको इसका जो कीवर्ड है या फिर इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं? तो भाई बिफोर से बी पकड़ लेना है, बी से, बिफोर के बी से ब्रिटेन। ठीक है, तो बस इसका आंसर हो जाएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो आपको पता ही है यूएसए है। ठीक है ना, क्योंकि इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो भाई हमें क्या ट्रिक थी हमारी? इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर आपको पूछ लेगा कि ये कहाँ से उठाया गया, तो हमें इक्वालिटी से कोई मतलब नहीं, बिफोर का बी उठाना है, बिफोर के बी से मिलेगा हमें ब्रिटेन, तो आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। और वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगर पूछेगा तो यूएसए। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जस्ट अ सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20? ठीक है, देखो एक्स पोस्ट फैक्टो, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ये आपको सब दिखेगा, बट राइट टू लाइवलीहुड नहीं दिखेगा आर्टिकल 20 का पार्ट। तो ये किस आर्टिकल का पार्ट है? ये आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किस आर्टिकल का पार्ट है, राइट टू लाइवलीहुड। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, उस पर ना क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने ना, उसका दायरा जो उसका एम्बिट है वो बहुत बड़ा कर दिया है। उसमें राइट टू मैरी भी आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, राइट टू हैव क्लीन इन्वायरमेंट भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती। तो उस अगर वो वाले एम्बिट वाली जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं। 8604000350 पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपकी जो क्वेश्चन अगर इससे आ गया कि आर्टिकल 21 के एम्बिट में क्या क्या है, तो आप मार्क कर सकते हैं उसमें से इजीली। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज प्रोवाइडेड द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स? देखिए राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, सबसे पहले तो इसका इनेक्टमेंट ईयर, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21A। ठीक है जी, इसकी एक चीज़ और पूछते हैं, वो पूछते हैं भाई इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था और ईयर। तो आपको पता होना चाहिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। चलिए इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32 विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी इन्फोर्सेबल बाई फंडामेंटल राइट्स ओनली? ठीक है, देखिए आप कैसे, आर्टिकल 32 और 226। आर्टिकल 32 के तहत अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, कर सकते हो डायरेक्टली। और 226 के तहत क्या कर सकते हो आप? हाई कोर्ट, अपने कंसर्न हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। जैसे मान लो आपका यूपी में आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, उसके लिए आप उत्तराखंड नहीं जाओगे, आपको कहाँ जाना होगा? यूपी के ही हाई कोर्ट जाना होगा, कंसर्न हाई कोर्ट। ओके, बट 226 का दायरा बड़ा है, इसका एम्बिट बड़ा है। कैसे कि ये जो आर्टिकल 32 है वहाँ पे सिर्फ आप अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए जा सकते हो। बट यहाँ पे हाई कोर्ट 226 के थ्रू आप कैसे जा सकते हो? हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। किन किन चीज़ों के लिए? फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए भी, प्लस आपके लीगल राइट के वायलेशन के लिए भी। अगर इन दोनों में से भी कोई हो रहा है तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, अपने कंसर्न हाई कोर्ट जा सकते हो। चलिए इसके बाद आते हैं हैबियस कॉर्पस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट। देखिए 5 तरीके की रेट होती है, इसी में आर्टिकल 32 के तहत आती है। 5 तरीके की रेट इशू होती है, वो है मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो और एक बची भाई सर्श्योररी। ठीक है, तो इनमें से इन 5 रिट में सिर्फ एक हैबियस कॉर्पस एक ऐसी रिट है जो पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ हमें मिलती है। ठीक है,
तो ये इसका आंसर हो गया, हैबेस कॉर्पस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। और बाकी कोई भी रिट आपको प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं मिलेगी, सब पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट में मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म फोर्सेज। देखो आर्टिकल 32, सॉरी आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34, इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। इसका बहुत इजी इजी सा है। देखो 33 पहले आ रहा है, 34 पहले आ रहा है। आर्म फोर्सेस का ए उठाते हैं और 34 में मार्शल लॉ, मार्शल लॉ के बारे में दिया गया है, तो मार्शल लॉ का एम उठाते हैं। ठीक है ना, तो ए पहले आता है तो वो आर्टिकल 33 में चला गया, एम बाद में आता है वो आर्टिकल 34 में चला गया। तो ये कीवर्ड है। अगर आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कोई आर्टिकल पूछ ले भाई आपसे, तो आपको दे मार्क करके आना है आर्टिकल 33, और अगर वहीं पर कहीं भी मार्शल लॉ जैसा कुछ दे दे तो आपको मार्क करके आना है आर्टिकल 34। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 34। चलो, और इनमें इनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कौन कर सकता है, वो है भाई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बाय लॉ उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कौन कौन से राइट मिलेंगे। राइट टू एसोसिएशन आप आर्म फोर्सेस को नहीं दे सकते हो। ठीक है ना, फिर देश की सुरक्षा का क्या होगा। ठीक है ना, कल की डेट में आर्मी में क्या हो, राइट टू एसोसिएशन हो जाए तो पता चले हमने अपनी गुटबाजी कर ली। ठीक है, तो वो नहीं, जब भी जहाँ पे भी देश की सिक्योरिटी की बात होती है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आपको बहुत डिमिनिश हो जाते हैं, बहुत कम मिलते हैं। ठीक है ना, तो आर्म फोर्सेज में आपके फंडामेंटल राइट्स लगभग क्या होते हैं, शून्य। ठीक है ना, चलो इसके बाद बात करते हैं हम 17 की। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। बताओ भाई, अभी जिस बताया था मैंने इसके ऊपर, ये आपको जिससे शादी करनी है आप कर सकते हो, वो किस आर्टिकल में दे रखा है भाई, आर्टिकल 21 में। ये मैंने अभी जस्ट बताया कि आर्टिकल 21 का जो दायरा है, जो उसका स्कोप है, जो उसका एम्बिट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स के थ्रू बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा। ठीक है, उसकी अगर पीडीएफ चाहिए हो आप मेरे को, मैंने ऊपर बताया था, मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर देना। चलो ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये याद रखना है भाई, यहाँ पे 16 ईयर्स देके आपको कंफ्यूज कर सकता है। 14 ईयर्स शैल employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment। ठीक है भाई, ऐसी जगहों में काम नहीं करेंगे 14 साल तक के बच्चे। ठीक है, तो ये किस में दे रखा है, आर्टिकल 24 में। ठीक है, चलो, और ये ही क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मैंने अभी ऊपर बताया था। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो फंडामेंटल राइट है हमारा, वो आर्टिकल 23 और 24 में दे रखा है, तो ये वाला है 24 में। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट, जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया, तो इसका आंसर होगा हैबेस कॉर्पस। इसमें कुछ देखना ही नहीं है हैबेस कॉर्पस, क्योंकि ना मैंडेमस इशू हो सकती है प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ, ना प्रोहिबिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ए ओनली। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब बाई बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है भाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये है आर्टिकल 32। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं आर्टिकल 21 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। भाई आर्टिकल 25 से 28 तक, ये ग्रुप में ही ज़्यादातर पूछते हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक में दे रखा है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ओके, ये ग्रुप में ही पूछते हैं, आपको याद होना चाहिए, 25 से 28 तक दे रखे हैं हमारे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, सॉरी। Which of the following is correct with respect to right against exploitation? इक्वालिटी बिफोर लॉ। चलिए हम नीचे से शुरू करते हैं एक एक ऑप्शन। ये तो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो है भाई आर्टिकल 14। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये 2930। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इन फोर्स लेबर, ये है आपका, मैंने अभी बताया था 23 और 24 आर्टिकल हैं जो इससे डील करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है ना, तो उसमें ये मिल जाएगा। अभी हम ऊपर करके आए थे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं अब अपन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलो, दीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बिल ऑफ राइट्स। अभी मैंने सबसे पहले यही चीज़ बताई थी ऊपर, बिल ऑफ राइट्स से तो इंस्पायर्ड है ही। द फंडामेंटल राइट्स आर मीन फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही जवाब, इसका हो जाएगा बोथ। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आप अचीव करते हो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, इकोनॉमिक
डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी आप अचीव कर सकते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, ये मैंने जब डीपीएसपी पढ़ा था तब मैंने बताया था, तो पुरानी वीडियो मिल जाएगा इसके ऊपर। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। If the court finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office, then the court can issue which of the following rates? तो इसका आंसर हो जाएगा को वारंटो। बाई वॉट अथॉरिटी? ठीक है, कल की डेट में आप क्या करते हो, किसी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल बनने चले जाते हो, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो उसके लिए क्राइटेरिया हैं वो आप फुलफिल नहीं करते हो। उसके लिए रिक्वायरमेंट है 55 ईयर्स तक का ही बंदा जो है वो प्रिंसिपल बन सकता है। आप ऑलरेडी 57 के हो चुके हो, तो आप क्या हो, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसकी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो कोई भी बंदा जाएगा और आपके खिलाफ क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा या फिर हाई कोर्ट पे जाएगा और कौन सी रिट इशू कराएगा, को वारंटो की। ठीक है, कि भाई ये कैसे आ गया इस पोस्ट पे, ये तो है ही नहीं, लायक ही नहीं इस पोस्ट का। ठीक है ना, ये तो जो क्वालिटी थी वही नहीं इनके पास है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो उसके बाद आते हैं 25 पे। विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ओवर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? देखो भाई, इमरजेंसी के वक्त की बात है, कौन सा सस्पेंड नहीं हो सकता? राइट टू इक्वालिटी, रिलीजन, स्पीच, सब रुक सकता है, बट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कभी नहीं भाई। आपकी अगर ज़िंदगी हम छीन लेंगे आपसे, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है? तो यही होगा इसका आंसर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कभी भी आपसे छीनी नहीं जा सकती। ओके, आर्टिकल 19 तो चला जाएगा भाई, आर्टिकल 19 तो सस्पेंड हो सकता है बहुत ईजिली। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 17। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ नहीं पूछते इफ ना बट, कुछ नहीं, ओनली आर्टिकल 17। इसमें आपको पूछ लेंगे भाई अनटचेबिलिटी, यहीं कहाँ जहाँ भी दिखे वहाँ पे आपने आर्टिकल 17 मार्क करके आना है, डेट्स इट। इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली है, फ्रीडम ऑफ प्रेस स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। ठीक है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स के थ्रू बोला है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसका हिस्सा है, बट वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है आर्टिकल 19 में। चलो क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गए हमारे पास। इसके बाद आते हैं एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड टू। ये देखो बढ़िया चीज़ है, मैंने अभी जिस बताया था कि आर्टिकल 32 और 226 दोनों में ही जा सकते हैं आप। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो यहाँ पे लिखा है इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली, इन द हाई कोर्ट ओनली, आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट, फर्स्ट इन द सुप्रीम कोर्ट देन इन द हाई कोर्ट। तो इसका आंसर होगा आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट। आपकी मर्जी, आप सुप्रीम कोर्ट पहले जाओ चाहे हाई कोर्ट पहले जाओ। ठीक है, इसके बाद आते हैं 29। एज फार एज आर्म फोर्सेज आर कंसर्न द फंडामेंटल राइट्स granted under Article 14 and 19 of the Constitution are not available at all available to armed forces but not to other forces, available only at discretion of Chief of Army Staff, available only according to law made by Parliament। तो भाई क्या होगा ये, ओनली अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बताएगी आपको कितने हद तक, किस हद तक यार जो राइट्स हैं वो मिलेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन? तो कौन इम्पोज कर सकता है भाई, आपकी पार्लियामेंट। ठीक है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला कौन है, पार्लियामेंट। ओके, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए इसको। इसके बाद आता है 31 पे। द फंडामेंटल राइट्स डैश हैज़ बीन डिलीटेड बाई डैश अमेंडमेंट एक्ट। तो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था, क्या है भाई, प्रॉपर्टी, द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिलीटेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 31 का भी। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने 32 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मैच करना है यहाँ पे, आर्टिकल से रखे हैं, उनकी प्रोविजन से रखे हैं, देखते हैं क्या है। चलो अनटचेबिलिटी अभी हमने किया था, तो ये तो डी, डी का हो गया भाई 3, डी का तो आ गया 3। ठीक है, इसके बाद देखते हैं देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। भाई मैंने बताया था एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे आने की सी का क्या हो गया भाई, 4। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये देखो 2।
तो ए का हो गया 2 और बी का क्या बचा भाई, क्या बचा हमारे पास 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, देखते हैं हम आंसर क्या हो गया, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये हो गया आपका ऑप्शन सी करेक्ट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी, और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी वीडियोस के लिए, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और जय हिंद।